हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपकी फिजिक्स की क्लासेस आ रही हैं बेटा। और मैं आपको याद दिला दूं, जो अपना बैच चल रहा है 12th का, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने करा दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक एसीपी सर ने करा दिया, फिर कैपेसिटर भी उन्होंने कराया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स मैंने करा दिया। उसके बाद बेटा आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर का थोड़ा सा अभी पार्ट छोटा सा बाकी है, थ्योरी वाला, वो एक वीडियो आएगा। उसके अलावा ईएमआई हो चुका था, और ईएमआई के बाद हमने मॉडर्न फिजिक्स कर लिया है, न्यूक्लियाई, एटम्स और डुअल नेचर। तो आज हम लोग ईएमआई के बाद जो चैप्टर आता है यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, वो पढ़ने वाले हैं। और अभी यहां से फ्लो में चलेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद ईएम वेव पढ़ेंगे, अगला चैप्टर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड देन सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो मेरा सिलेबस बिल्कुल ट्रैक पे है, थोड़े कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं और ये भी आने वाले समय पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका यूट्यूब का सिलेबस, ये जो लॉन्ग टर्म वाला है, बहुत जल्दी आने वाले 1-1.5 महीने में, 2 महीने में मैं खत्म करा दूंगा। एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ रिवीजन। ठीक है, आइए बेटा, तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। और थोड़ा सा इसका ग्लिम्सेस, थोड़ा सा आपको इसका आइडिया ईएमआई में मिला था, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं क्योंकि काफी टाइम हो गया आपको पढ़े हुए ईएमआई। उसमें होता क्या था, देखो, हम कहते थे ना बेटा कि, अरे तो बहुत मोटा पेन है भाई, एक सेकेंड, अच्छा थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। अच्छा देखो, हम कहते थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमने एक लूप को रखा बेटा, ठीक है, एक लूप को रखा इसमें हमने यहाँ पे, और इसको इस डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट गोल गोल घुमाया ओमेगा से। तो आपको याद होगा क्या बोलते थे हम लोग कि भाई जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है वो लगातार चेंज होगा। तो जो फ्लक्स होता है वो बी ए कॉस थीटा होता है, तो थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे अंकल ने कहा है ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इस लूप को घुमा देने से एक करंट पैदा हो जाता है, और वही करंट हमारे घरों में आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। उसी से आपका टीवी, फ्रिज, लाइट, लैपटॉप सब चार्ज हो रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, तो वही वाला करंट है। तो ये जो करंट यहां से पैदा होके आया, उसका जो इक्वेशन होता है बेटा जनरली, वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखो, फाई इज फेज, फेज पे डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, जब हम लोग सर्किट पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट को एक रेजिस्टिव सर्किट में लगा दिया, प्योरली इंडक्टिव में लगा दिया, प्योरली कैपेसिटिव में लगाया, फिर आरसी में लगाया, एलआर में लगाया, उसके बाद एलसीआर में लगाया, वो सब हम पढ़ेंगे बाद में। तो फेज का पॉइंट बाद में आएगा। फिलहाल के लिए अगर फेज को इग्नोर करते हुए चलें तो करंट का जो इक्वेशन है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट विच दिस लूप इज रोटेटिंग, या फिर एंगुलर स्पीड कह सकते हो आप, है ना। ओमेगा की यूनिट क्या रहेगी भाई? ये रहेगी सर रेडियन पर सेकेंड। ठीक, आई नॉट क्या है? आई नॉट ये है बेटा पीक करंट, पीक मतलब मैक्सिमम करंट, है ना। आप इसको पीक बोल लो, आप इसको बेटा मैक्सिमम बोल लो, तो ये मैक्सिमम या फिर पीक करंट है। बहुत बढ़िया। ओमेगा क्या है बेटा? तो रेडियन पर सेकेंड, और टी वो समय है जिस पे आप करंट को निकालना चाहते हैं कि भाई कितना करंट है। ठीक है ना। चलो, तो आज हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले आरएमएस क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, और सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल स्टॉप दिस सेशन फॉर टुडे। कल से हम लोग सर्किट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहले इसका अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो अल्टरनेटिंग करंट का जो साइन थीटा या कॉस थीटा वाला होता है, इसमें साइन लोगे तो ऐसा ग्राफ बनता है। तो इसमें देखो कुछ खास बात है, इस एक्सेस में मैंने लिया हुआ है करंट, इसमें मैंने लिया हुआ है बेटा टाइम, है ना। अब देखो यार, करंट शुरू में 0 है, बिल्कुल। देखो करंट बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। सोचो टी बराबर 0 रखो इक्वेशन में, तो टी बराबर 0 से साइन 0 बन जाएगा। साइन 0 कितना होता है? 0। तो करंट कितना आएगा? 0। तो इसलिए देखो करंट 0 है। अब ये करंट बढ़ा 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 बढ़ा, क्योंकि साइन का फंक्शन बढ़ता है ना, इस थीटा के बढ़ने से शुरू में बढ़ता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर कम भी होता है, नीचे भी जाता है, फिर ऊपर आता है। यहां जब आ गया बेटा, इसको हम लोग कहते हैं कि भाई एक साइकिल कंप्लीट हो गया। दिस इज कॉल्ड वन साइकिल, है ना, क्योंकि ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, मतलब एक चक्कर लगा के आ चुका है। ठीक है। अच्छा, जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है बच्चे, साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो इसको कहते हैं कि ये है टाइम पीरियड, है ना, ये है टाइम पीरियड, कि भाई इतने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया।
जीरो से स्टार्ट किया था, यहां आते आते एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इस टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो होता है बेटा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। बेसिकली जो आपका लूप है पूरा 2 पाई एंगल घूम गया, कितनी स्पीड से घूमा, ओमेगा के एंगुलर स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अपॉन वेलोसिटी, ऐसे टाइम निकालते हो भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो डिस्टेंस कौन सा, एंगुलर वाला कितना, 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन अपॉन ओमेगा रेडियन पर सेकंड में। तो ये बेटा टाइम पीरियड कहलाता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ का टाइम पीरियड कितना है, यहाँ पे टाइम कितना है, 2 पाई बाई ओमेगा। अब आप बोलोगे अच्छा सर तो यहाँ पे कितना टाइम रहा होगा, यहाँ पे टाइम कितना रहा होगा। तो सोच बेटा, यहाँ पे टाइम 0 है, यहां का जो टाइम है एक साइकिल का वो है 2 पाई बाई ओमेगा। इसको हम हाफ साइकिल बोलेंगे, हाफ है ना, टी हाफ, तो हाफ होगा इसका आधा, है ना, पाई बाई ओमेगा। मतलब भाई जब यहां पे है ना पार्टिकल, तो मतलब आपका लूप 120 डिग्री घूम चुका है, 120 घूम चुका है। मतलब करंट जब आप यहां पे दिखा रहे हो 120 डिग्री घूम चुका, 180 डिग्री घूम चुका है, मैंने 120 बोला क्या, सॉरी, 180 डिग्री घूम चुका है। 180 मतलब पाई एंड डिवाइडेड बाई स्पीड ओमेगा, तो टाइम आ गया। या फिर ऐसा कह लो ना कि भाई यहां से यहां तक 2 पाई बाई ओमेगा टाइम है, तो आधे में कितना होगा, पाई बाई ओमेगा होगा। ठीक है ना। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि टाइम इतना है। तो कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि अगर मेरे को फेज दिया हुआ है, अब इसको फेज बोलेंगे आगे जाके, तो फेज दिया हुआ है कि यहां पे फेज है 2 पाई, यानी कि एंगल है मान लो 2 पाई, है ना, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल मान लो 2 पाई। तो टाइम डिफरेंस कितना है, तो उसका ना एक सिंपल सा तरीका है। देखो कितना एंगल घूम चुका है यहाँ पे, 2 पाई एंगल घूम चुका है यहाँ पे, और टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी के बराबर। तो मैं बोलूंगा कि देख भाई, जब वो 2 पाई एंगल का फेज है यानी कि घूम चुका है इतना, तो टाइम लगा है कैपिटल टी, टाइम पीरियड बोलते हैं इसको, है ना। तो इक्वल टू किसी भी फेज डिफरेंस फाई पे या डेल्टा फाई पे टाइम रहेगा स्मॉल टी। अच्छा, अब सर इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आया सर ये चीज, अभी बताता हूं। देखो आप एक क्वेश्चन देखना, अभी आपको समझ में आएगा, है ना। अच्छा इसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर लें। अच्छा देखो, अब ये बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और जो नॉर्मल वाली फ्रीक्वेंसी होती है एफ, है ना, कितने साइकिल्स पर सेकेंड हुए, उनके बीच में ये रिलेशन है, पढ़ा होगा एसएचएम वगैरह में, है ना, क्लास 11th, भूल गए, कोई नहीं, याद कर लो। ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट होती है किसमें, हर्ट्ज में, ये हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी है। और ये कौन सी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि रेडियन पर सेकेंड वाली है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। अगर ऐसा है तो सोचो, ऊपर 2 पाई, नीचे ओमेगा, ओमेगा को मैंने लिखा बेटा 2 पाई एफ, 2 पाई कैंसिल, कितना आया 1/f। तो ये रिलेशन है बिटवीन टाइम पीरियड एंड ओमेगा, टाइम पीरियड एंड एफ। तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाई ओमेगा एंड ऑल्सो टाइम पीरियड बराबर 1/f। देखो एकदम बेसिक से शुरू किया है, ताकि कल को अगर मैं फ्रीक्वेंसी को उल्टा करके टाइम पीरियड लिख दूं तो आप परेशान ना हो, है ना, बेसिक्स बिल्ड कर रहा हूं। अब देखो ये मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा, कि भाई अगर 2 पाई एंगल में टाइम टी लगा तो किसी रैंडम एंगल में टाइम स्मॉल टी लगेगा, और ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ओमेगा इज कांस्टेंट, है ना, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी लिखेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, ओमेगा। तो अगर कुछ और डिस्प्लेसमेंट हुआ एंगुलर, तो डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा, ये कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड होता है कितना डिस्टेंस चला, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कांस्टेंट है, क्लियर, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, क्लियर। चलो अब इसका इक्वेशन का इस्तेमाल क्या है, क्या क्वेश्चन आएगा सर कि मैं सोचूं कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, कब सोचूं सर मैं ऐसा, है ना। देखो मैं बताता हूं बेटा, कब सोचोगे तुम ऐसा, मैं बताता हूं। देखो बेटा, देखो एक बार क्वेश्चन आया कि भाई कहाँ गया, छुप गया बदली में जाके, चांद भी शर्मा गया। कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब ये क्या होता है मैं बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है कि करंट वोल्टेज का फेज डिफरेंस क्या होता है बताना अगली क्लास में, क्योंकि सर्किट हम लोग कल पढ़ेंगे। बट जो ये क्वेश्चन है वो जो आपने पढ़ गया है ना फॉर्मूला, उससे हो जाएगा, इसलिए करा रहा हूं। बोलता है फेज डिफरेंस π/4 रेडियन है, π/4 रेडियन का एंगल है या फेज डिफरेंस है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। तो बताइए फेज डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू टाइम डिफरेंस ऑफ कितना, मतलब टाइम डिफरेंस कितना है इसके करस्पॉन्डिंग। मैंने बोला देख भाई,
देख भाई मैं बताता हूं। टोटल एंगल जो रोटेट करता है 2 पाई, कितने टाइम में करता है? टी। तो 2 पाई एंगल के करस्पॉन्डिंग टी होता है टाइम डिफरेंस, टी यानी कि टाइम पीरियड, टोटल टाइम कितना लगा। और कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/f, है ना। और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दिया है देखो 50, तो कैपिटल टी तो दिया है 1/50, 1/50। ठीक है, तो 2 पाई/टी। अब ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये स्पीड बता रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बता रहा है? स्पीड, ये कांस्टेंट रहेगा। तो मैं कहूंगा अच्छा कोई भी फेज डिफरेंस ले आओ मेरे सामने और उसका करस्पॉन्डिंग टाइम का रेशियो सेम रहेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, देख 2 पाई डिवाइडेड बाई टी को लिखेंगे 1/f, तो 1 नीचे और f ऊपर, f यानी कि 50 ऊपर, है ना। ठीक है सर, बराबर डेल्टा फाई कितना बोल रहा है? पाई/4। मेरे को कितना एंगल दिया बेटा? पाई/4 एंड डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, इस पाई ने इस पाई को मार दिया, ये t बेटा इधर आएगा, ये t ही निकालना है ना, देखो टाइम डिफरेंस निकालना है ना, तो t इधर आ गया बेटा, तो t इधर आया तो उधर क्या आ गया भाई? 1/4 इंटू ये हो गया आपका 100, 50 इंटू 2 कितना होता है? 100, तो 1/400, 1/400। अब बेटा 1/4 होता है, 1/4 होता है 0.25, इसमें 2 जीरो और यहां पे लगा दो तो 0.0025, क्योंकि नीचे 100 था ना, तो 2 जीरो और आ जाएंगे डेसिमल के बाद, तो 0.0025। अब मिली सेकेंड में आंसर है, तो मिली के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 3 यहां आ जाएगा 2.5 मिली सेकेंड इज द आंसर। समझ आया? तो बोलेगा भाई कि इतना फेज है डिफरेंस है, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस निकालो। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है कि जो टाइम डिफरेंस है उसका एक फॉर्मूला बन जाता है। देखो टाइम डिफरेंस टी, टी को इधर लाओ, कैपिटल टी को उधर ले जाओ, तो टी का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा फाई, है ना, इनटू कैपिटल टी एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब ये कई किताबों में डायरेक्ट लिखा होता है, बट डायरेक्ट लिखा हुआ फॉर्मूले में फील नहीं आती, समझ ही नहीं पाओगे हुआ कैसे, कैसे रटूं इसको, क्या करूं। लेकिन ये देखो कितना सिंपल है कि भाई 2 पाई एंगल घूमने में अगर कैपिटल टी टाइम लगा, कैपिटल टी यहां से आ गया 1/f से, तो पाई/4 एंगल घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम यहां से निकल आएगा। ठीक है ना, ऐसे करना बेटा। चलो पहला टॉपिक अपना डन एंड डस्टेड, जिसमें कि हमने सारा बेसिक्स कर लिया है। अच्छा और आगे बढ़ते हैं भाई, ये सारा बेसिक्स हो गया है ना। तो ये जो इक्वेशन है अपनी, इसमें ये पीक करंट है ना बेटा, और ये अपना ओमेगा है, यानी कि रेडियन पर सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी है। और अगर मेरे से फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज पूछे तो ओमेगा बराबर 2 पाई f होता है, मैं हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी भी निकाल पाऊंगा। अब एक और क्वेश्चन और करते हैं बेटा, है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो देखिए आप क्या है ना, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना। देखो भाई एक इक्वेशन दिया है मेरे को वोल्टेज का। अच्छा एक चीज और, जो करंट का इक्वेशन है बेटा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, वही इक्वेशन वोल्टेज का भी है, बस यहां पे V0 आ जाएगा साइन ओमेगा टी। क्योंकि क्या होता है, V बराबर I इंटू आर, तो जैसा वेरिएशन इसका है वैसा वेरिएशन इसका है ना। रेजिस्टिव सर्किट में दोनों का वेरिएशन बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो जो इनपुट करंट है, इनपुट वोल्टेज है, वो ऐसा है, ठीक है। I0 साइन ओमेगा टी, I0 बता रहा है पीक करंट, V0 साइन ओमेगा टी में V0 क्या बता रहा है? पीक वोल्टेज। डन। अब देखो मेरे को V दिया हुआ है, V का इक्वेशन है बेटा 120 इंटू साइन समथिंग समथिंग कॉस समथिंग समथिंग। अच्छा मेरे से पूछता है बता पीक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। मैंने बोला यार पीक वोल्टेज तो बड़ा सिंपल है, पीक वोल्टेज तो ये वाली वैल्यू हो गई 120 वाली, है ना, 120 वाली। अच्छा अब तुम बोलोगे सर यहां पे 120 है, यहां पे 100 है ना, तो तुम बोलोगे सर यही वाला आंसर लग रहा है। मैंने बोला कैसे सर, 120 एक ही ऑप्शन में है। अब जैसे ही तुमने 120 वाले में क्लिक किया, अब देखना आंसर देख के थोड़ा सा शॉक में आ जाओगे। शॉक लगा शॉक लगा, तुम बोलो कि ये क्या हो गया सर, सर लिखा तो है यहां पे 120, फिर कैसे आंसर में 60 आ सकता है। मैं बताता हूं कैसे आ सकता है। ये जो इक्वेशन दिया है बेटा, इसको आप डायरेक्टली जो इक्वेशन मैंने पढ़ाया उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमने क्या पढ़ाया आपको कि V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी। उसने क्या दिया, उसने बोला V बराबर 120 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी, है ना। तो भाई साइन 100 पाई इंटू टी, आवाज सब सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है, इंटू कॉस 100 पाई इंटू टी। ओहो ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है सर, ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है सर।
तो मैंने बोला अच्छा इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं ना बेटा, क्या दिक्कत है, कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे सर, उसके लिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आना चाहिए, देखो आपने पढ़ा होगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। ओहो हाँ हाँ, पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है भाई, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो यार, क्या हो गया। 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब मेरे पास क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, मेरे पास है साइन थीटा कॉस थीटा, तो सोचो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। अच्छा, इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी, तो v बराबर 120 को 120 रहने दो बेटा। अब ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लिखेंगे उसको, साइन 2 थीटा बाई 2, तो मैं लिखूंगा साइन है ना 2 थीटा, यानी कि इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 200 पाई टी एंड डिवाइडेड बाई 2। अब ये कुछ कुछ लग रहा है मेरे फॉर्मेट जैसा कि बाहर एक वैल्यू है और अंदर साइन है। अच्छा एक और चीज, ये 2 ने ये 120 को काट के 60 बना दिया। अच्छा आप समझ में आया, आप समझ में आया है ना बेटा, आप समझ में आया कि v0 की वैल्यू 60 क्यों दी गई है। ठीक, डन। अच्छा तो अब हम बोलेंगे ठीक है भाई 60 वाला एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। अब चेक करते हैं कि फ्रीक्वेंसी पूछा किस में है, किस यूनिट में। तो ये पूछ रहा है आपसे हर्ट्ज में, ये पूछ रहा है आपसे हर्ट्ज में। मैं अगर यहां देखूं तो यहां तो ओमेगा है, अगर कंपेयर करूं कि भाई ओमेगा टी के जगह में क्या है तो बोलूंगा 200 पाई इंटू टी है। तो ओमेगा के जगह में क्या है एग्जैक्टली, ओमेगा के जगह पे है 200 पाई, तो ओमेगा ओ मेघा की वैल्यू है 200 पाई। तो ओ मेघा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 200 पाई। तो 2 पाई पाई 2 से ये 100 बन गया बेटा, तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 हर्ट्ज आ रही है। इसलिए आंसर है 60 वोल्ट 100 हर्ट्ज। सिंपल कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई किस इक्वेशन से मैं कंपेयर करूंगा। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा दोनों हैं तो मैं उसको पहले इस फॉर्मेट में लेके आऊंगा कि भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई में 2, है ना। हो गया क्वेश्चन, आसान था, क्या कहते हो भाई। लेकिन वही है, अगर आप थोड़ा भी ज्यादा स्मार्ट बिहेव करोगे, ज्यादा स्मार्ट एक्ट करोगे कि सर 120 लिखा था सर बाहर, मैंने बोला सर 120 तो होगा ही पीक, तो सर 120 में लगा दिया, एक ही ऑप्शन था। एग्जामिनर बड़ा बेवकूफ था, सर एक ही ऑप्शन में 120 दे रखा था, है तुरंत करके आ गया सर मैं। तो बेटा तुम गलत करके आ गए ना, बहुत ज़्यादा गलत कर दिए ना, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा को कन्वर्ट ही नहीं किए, है ना, वो करना जरूरी है। क्योंकि आप कंपेयर ऐसे थोड़ी ना करोगे साइन इंटू कॉस को, साइन इंटू कॉस को इससे कैसे कंपेयर करोगे भाई, नहीं कर पाओगे। ठीक, चलो आगे बढ़े। यस, तो 2 टॉपिक हो गए अपने, एकदम बेसिक बेसिक हो गया, इक्वेशन पे थोड़ा सा डिस्कशन हो गया। अब आते हैं बेटा कि भाई इस ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज, है ना, आरएमएस, इनमें आते हैं। और कई बच्चों को पता नहीं होता आरएमएस आखिर हम लोग निकालते क्यों है। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, कईयों को नहीं पता होता, उस पर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखो सबसे पहले बेटा एक बात बताओ, ये करंट ऑल्टरनेटिंग है कि डायरेक्ट है, ये करंट ऑल्टरनेटिंग है कि डायरेक्ट है। ये डीसी है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, है ना। आप बोलोगे सर कैसे, सर ऐसे ऐसे सांप बनता, तो हम तो एसी पढ़े हैं। देखो एसी में ये जो ऑल्टरनेटिंग का मतलब है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब बदलना, क्या बदलना, डायरेक्शन। तो ऑल्टरनेटिंग करंट ना अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, जबकि यहां पे आप देखोगे ना बेटा तो करंट अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव साइड में ही है। पॉजिटिव मतलब हो सकता है आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है ना। तो देखो करंट इसी डायरेक्शन में है, कभी वो 0 है तो कभी करंट बहुत ज्यादा बह रहा है, 10 का करंट बह रहा है मान लो यहां पे, ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। फिर देखो कम होके फिर 0 हो गया, लेकिन है इधर ही 0 10 0 10 0 10, ऐसे मतलब कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि डिजिटल सिग्नल एनालॉग है, लगातार ऐसे 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 चेंज हो रहा है ना। तो भाई 0 से 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 3 हुआ होगा, 10 तक गया, फिर 10 से 0 तक आया। लेकिन इसने कभी भी अपनी डायरेक्शन इधर से इधर नहीं करी है, उल्टा नहीं गया ये। लेकिन जब बेटा आप एसी पढ़ते हो, ये डीसी है, ये डीसी है, जब आप एसी करंट पढ़ोगे ना, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे ना, तो देखो ऐसा ग्राफ पढ़ा था आपने बेटा, ऐसा। अब देखना इसकी क्या खासियत है ना, यहां 0 है, ठीक,
यहां 10 हुआ ठीक, यहां 0 हुआ अभी तक भी ठीक, लेकिन यहां हो गया -10। ओहो, माइनस क्या बता रहा है? पीछे की तरफ। माइनस क्या बता रहा है? पीछे की तरफ भाई, पीछे की तरफ। तो पहले 0 था, बढ़ के बढ़ के बढ़ के 10 हुआ, 10 के बाद फिर से 0 हुआ, अब इधर जा रहा है -10, है ना? डायरेक्शन बदल ली। तो डायरेक्शन बदलने का मतलब ऊपर पॉजिटिव भी है, नीचे नेगेटिव भी पार्ट है ना? लेकिन इन जनरल जो हमारा डीसी होता है, वो हम इन जनरल कांस्टेंट डीसी की बात करते हैं। ये आपका वेरिएबल डीसी है ना? ये बेटा आपका वेरिएबल डीसी। जनरली हम लोग ये वाला डीसी, इसको डीसी बोल देते हैं। तो जनरली आपके मन में परसेप्शन जाता है कि यही डीसी है। तो ये बेटा कांस्टेंट डीसी है ना? ये डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट है, यानी कि डीसी है कांस्टेंट वाला। तो डीसी कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी, बट इन जनरल जब डीसी बोलते हैं तो यही वाला लिया जाता है। बट ये भी डीसी है ना? करंट अपना डायरेक्शन नहीं बदल रहा तो डीसी है। ठीक, चलिए अब क्या हुआ, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना? ये जो करंट है बेटा, ये जो आपका करंट है, ये देखो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, एक साइकिल हो गया, इतना ही बना लेता हूं। मैंने बोला यार ये लगातार कोई चीज वेरी कर रही है ना? 0 से पता नहीं कहां तक जा रही है, कहां तक क्या जा रही है? ये आई नॉट है ना, मैक्सिमम तक, यहां तक जा रही है। मैक्सिमम मतलब क्या? आई नॉट। और इधर देखो, इधर भी मैक्सिमम क्या? -I0। तो ऐसा वेरी कर रही है, कभी 0 हो जाती है तो कभी I0। हमने बोला यार इसका ना एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, किसी भी फंक्शन का एवरेज ऐसे निकाला जाता है। टूल, मैथमेटिकल टूल ये है, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। और थोड़ा इसको सिंपल करें तो ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन आई डी टी, और मान लो टाइम लिमिट है 0 से लेके कुछ भी, मान लो t, तो यहां पे टाइम लिमिट लगाओगे 0 से लेके t, अपॉन इंटीग्रेशन dt में जब 0 से t लगाओगे तो t-0 बन जाएगा, t-0 बन जाएगा। तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो बेटा, आप इसको ऐसा लिखो कि नहीं मैं 0 से t नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं किसी भी टाइम t1 से t2, किसी भी टाइम t1 से t2। तो कुछ भी हो सकता है ना, कहीं का भी एवरेज पूछ सकता है आपसे, है ना? तो यहां पे छोटा टाइम t1, यहां पे बड़ा टाइम t2, और सोचो यहां पे भी t1, यहां पे t2। अब सोचो यार dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t, लिमिट लगाओगे t2 माइनस करके t1, तो नीचे क्या आएगा भाई? t2 माइनस t1। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो एवरेज का। ये ना सिर्फ करंट, ना सिर्फ करंट, बल्कि कोई भी फंक्शन जो समय के साथ बदलता है उसका एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है। अच्छा, फॉर्मूला लिख लिया, चलो मेरी बात सुनो। कभी इंटीग्रेशन नाम की चीज पढ़ी है? इंटीग्रेशन नाम की चीज पढ़ी है? बिल्कुल। तो बेटा आपने पढ़ा होगा कि मान लो आप इंटीग्रेट करते हो किसी भी फंक्शन को, ये y है ये x है, तो आप अगर लिखते हो ना y dx का इंटीग्रेशन, तो ये ना एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किसको? एरिया को, एरिया को। तो बेटा सोचो यहां पे भी तो क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं। अरे हाँ सर, आई डी टी इंटीग्रेशन ही तो है, ये इंटीग्रेशन आई डी टी। तो सोचो आई टी ग्राफ का एरिया ही तो देगा ये, बिल्कुल। तो इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है कि कितना भी एरिया हो डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 कर दो तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। तो सुनो, अगर तो ग्राफ गिवन है, अगर तो क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है और पूछ रहा है एवरेज निकालो, तो क्या करोगे? एरिया निकालना, जिस भी टाइम इंटरवल का कह रहा है उसका एरिया निकालना, अपॉन टाइम इंटरवल ले लेना। एक क्वेश्चन कराता हूं, देखो। अगर ग्राफ गिवन है बेटा तो ऐसे ही करना है ना। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज वैल्यू निकालो 0 से t तक। अच्छा सुनो, अब बच्चा लगता है एरिया निकालने की मैं पूरा निकालूंगा एरिया। पूरा क्यों निकालेगा भाई तू?
इंटरवल देखना, इंटरवल कहां से कहां तक बेटा, 0 से t। अब देख मेरा जो फॉर्मूला है एवरेज का, अगर मैं इंटीग्रेशन वाला ना लूं तो ये वाला है ना, एरिया डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब सोचो T2 की वैल्यू कितनी है, फाइनल वैल्यू कैपिटल T, और T1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो आप 0 से t तक का ही तो निकालोगे एरिया, उससे बाहर क्यों जाओगे भाई, नहीं जाओगे, 0 से t तक का निकालोगे। चलो निकालते हैं, कहाँ है 0 ढूंढो, ये सर 0 हो गया टाइम, t कहाँ है बेटा, ये सर t हो गया। बस इतना ही एरिया चाहिए आपको, इसको नहीं लेना बेटा, इसको नहीं लेना, उसको नहीं पूछ, 2t तक बोलता तो वो लेते, बट t तक बोल रहा है तो यहां तक ही लेंगे। अब बताओ इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप कितना लिखोगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है t इंटू हाइट, हाइट कितना है आई नॉट। मेरी बात समझे भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ गए मेरी बात, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो गया, ये बेस हो गया पूरा का पूरा है ना, और ये आपका हाइट हो गया, डन। चलो अब एरिया को किससे डिवाइड करोगे भाई, टाइम इंटरवल से। तो लगाओ फिर एरिया का फॉर्मूला वहां पे डालो, वहां पे एरिया का फॉर्मूला डालो, हाफ इंटू बेस हो गया t, हाइट हो गया आई नॉट, डिवाइडेड बाई T2 कितना है t माइनस T1 कितना है 0। तो ये t और ये t कैंसिल, कितना आंसर आ रहा है आई नॉट बाई 2, ये इसका एवरेज है। तो वेन एवर एरिया इज ऑलरेडी गिवन, एवरेज निकालना तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, एवरेज निकालना बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। तो ये एवरेज कहां से कहां तक का आया, 0 से t तक का आया। अब निकालते हैं, अगर ये मान ले कि नीचे भी करंट माइनस आई नॉट तक गया है, ऊपर आई नॉट तक तो नीचे माइनस आई नॉट तक है ना, और ये t से 2t, ठीक है। अब निकालते हैं एवरेज करंट, ध्यान से सुनिएगा, फॉर 0 टू 2t इंटरवल। अरे बाप रे, अब देखो क्या होगा, 0 टू 2t मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक, जितना एरिया ऊपर दिख रहा है आपको उतना एरिया नीचे भी दिखेगा, देखो सेम एरिया दिखेगा। भाई ये विड्थ कितना है t, तो यहां भी देखोगे तो विड्थ कितना है t से 2t यानी कि t, और हाइट देखो ये आई नॉट, तो नीचे भी कितना लिया मैंने आई नॉट, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, तो टोटल एरिया 0। अब जब टोटल एरिया ही 0 हो गया तो एवरेज कितना आएगा मेरे भाई, एवरेज आएगा 0 के बराबर, है ना। तो कुछ नहीं है यार, एरिया निकालो, जितना भी टाइम तक का बोल रहा है वहां तक का आप एरिया निकालो, एंड डिवाइडेड बाय क्या कर दो, टाइम इंटरवल कर दो। समझ गए, चलो अब देखो अपना जो मेन केस है ये वाला, है ना, ये वाला केस अपना है। देखो अपने को ये वाला मेनली पढ़ना है, देखो है ना ये वाला। अब इसमें भी अगर मैं फुल साइकिल की बात करूं, यानी कि यहां 0 से शुरू किया तो यहां पे टाइम कितना होता है कैपिटल टी, कैपिटल टी को क्या लिखते हैं बेटा 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो अगर मैंने फुल साइकिल का एवरेज निकाला तो देखो एवरेज को ना ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ये जो खोपचा बना दिया ना, ये एवरेज का साइन है, हर बार एवीजी लिखने की जरूरत नहीं है, खोपचा मतलब एवरेज, ठीक। अब मैंने लिखा यहां पे फुल साइकिल का एवरेज, आप तुरंत आंसर दे दोगे, आप बोलोगे सर फुल साइकिल मतलब यहां से यहां तक, तो जितना एरिया ऊपर उतना नीचे, भले दिखने में ना हो बट होता तो बराबर ही ना ऊपर का नीचे का। मैंने छोटा बड़ा बना दिया होगा यार, क्या हो गया, हाथ से बना रहा था बन गया, बट जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे है, तो टोटल एरिया 0, एरिया 0 तो आंसर 0। बट बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरे को एरिया से नहीं करना, अगर अगर मेरे को एरिया से नहीं करना सर, मेरे को तो ऐसे करना है, मेरे को तो ऐसे करना है, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन T2 माइनस T1, और ये T1 से लेके T2 ऐसे करना सर मेरे को। मैंने बोला देख भाई तो लंबा मेथड चुन रहा है, बट बच्चा बोलता कोई नहीं सर मेरे को फील करवाओ एक बार, लंबा होगा तो बाद में देखी जाएगी, एक बार मेरे को फील करवाओ कि करना कैसे होता है, थोड़ा पता तो चले। सही बोल रहा है बच्चा, करना चाहिए उसको एक बार, क्यों नहीं करेगा। देखो करते हैं इंटीग्रेशन। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो लिखो यहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर क्या है डी टी, 0 से लेके, देखो टाइम इंटरवल कहां से है 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा, तो 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, 2 पाई बाई ओमेगा हो गया कैपिटल T माइनस 0, तो यहां आ गया आपका 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक, पूरी मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, देखो आंसर आना 0 ही है बट एक बार कर रहे हैं ना। देखो आई नॉट को बाहर निकाला, बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। देखो
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, उल्टा होता है ना, वैसे ही कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, ये इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन ये एक ओमेगा डिवाइड भी होगा। अगर आपने पढ़ा इंटीग्रेशन अच्छे से तो आप जानते होंगे कि जैसे साइन 2t का इंटीग्रेशन करोगे ना, तो नीचे भी एक 2 आता है, cos 2t/2 माइनस साइन के साथ, ये ओमेगा डिवाइड हो जाता है। वो होता है ना कि भाई ओमेगा टी को कोई और फंक्शन माना फिर किया, तो आप ये याद कर सकते हो कि भाई ओमेगा से डिवाइड करना होता है इंटीग्रेशन करने के बाद। डन, ठीक। अब लिमिट देखो क्या है बेटा, तो 0 से 2π/ओमेगा। ठीक है सर, और नीचे क्या आया था 2π/ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला गया और 2π नीचे चला गया, है ना भाई, ओमेगा ऊपर 2π नीचे। अच्छा, अब ये ओमेगा और ये ओमेगा हो गए कैंसिल। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्या बच रहा है, I0/2π, राइट, I0/2π। अब इसमें पहले आप अपर लिमिट लगाओ 2π/ओमेगा, तो माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी के जगह पे ये 2π/ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, फिर माइनस करके आप अब लोअर लिमिट लगाओ, लोअर लिमिट। तो ये माइनस हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं, बट एक माइनस यहां पे भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये कितना आएगा कॉस, अब यहां पे आप डाल दोगे 0। अब देखो बेटा, कॉस 2π और कॉस 0 दोनों ही कितने होते हैं, दोनों ही कितने होते हैं बेटा, 1 के बराबर होते हैं। भाई कॉस 0 भी 1 होता है, कॉस 2π, 2π मतलब 360, 360 मतलब फिर से 0, तो ये भी 1, तो 1 - 1 कितना आ गया, 0 आ गया। Hence your answer will be 0 के बराबर। Hence your answer will be 0 के बराबर, है ना, ऐसा है बेटा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो आपको जरूरत कई बार पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी मैं बताता हूं। इस बात की जरूरत पड़ेगी कि यहां पे साइन थीटा लिखा है, फंक्शन में साइन थीटा है, एवरेज निकालना पड़ रहा है, तो साइन थीटा को तो आपने देख लिया कि आंसर 0 आता है, फुल साइकिल में कह रहा हूं, फुल साइकिल में 0 से 2π/ओमेगा में इंटीग्रेट करने पे 0 आता है। अब तुम खुद एक बार सोच के बताना, विल यू हैव टाइम इन नीट एग्जाम कि तुम इतना करो, बताओ, ऑनेस्टली बताओ, है टाइम, नहीं है, तो सर क्या करें सर, तो देखो जीजी ट्रिक बताता हूं। जीजी ट्रिक क्या है, कुछ एवरेज का फॉर्मूला आप याद कर लो, जैसे कि, और बहुत आसान है याद करना, जैसे कि कभी भी अगर मैं फुल साइकिल एवरेज निकालूंगा तो साइन थीटा का एवरेज हमेशा 0 आता है, हमेशा। साइन 2 थीटा का फुल साइकिल में 0 आता है, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा 0 आता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 0 आता है। लेकिन अगर साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज निकालो, मान लो फंक्शन में साइन स्क्वायर थीटा है, एक तो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, है ना, इसको ट्रिगोमेट्री टर्म्स में तोड़ के फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हमेशा 1/2 आता है, एंड इवन कॉस स्क्वायर थीटा का 1/2 आता है। अभी तुम इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे कि सर ने कितना आसान कर दिया, बट अभी थोड़ी देर में जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप बोलोगे अरे यार सर ने क्या बात बता दी मेरे को, क्या बात बता दी सर ने मेरे को, इतना टाइम बचा दिया इन्होंने मेरा। ये पावर भी जब निकालेंगे ना, एवरेज पावर आगे जाके, है ना, V0 I0/2 वाला एक फॉर्मूला आएगा, है ना, साइन वाला कॉस वाला, तो भाई यही चीज करवाऊंगा और चुटकियों में डेरिवेशन खत्म। क्यों करोगे इतनी गधा मजदूरी, बताओ, मतलब ऑफेंड नहीं कर रहा मैं किसी को, मैथ्स वाले को, बट क्यों गधा मजदूरी करनी आपके, बताओ भाई। साइन थीटा का भी किया ना मैंने, क्या मिला करके, क्या मिला, 0 ही तो मिला ना, तो ये क्या मिल गया मेरे को लाइफ में, मेरा क्या बदल गया इससे, इंटीग्रेशन तो आता ही था मेरे को, तो ये इंटीग्रेशन करके लिमिट रख के मैंने क्या कर लिया जीवन में, कुछ नहीं किया। 0 तो मैं पहले ही आंसर बोल चुका था कि भाई पूरा एरिया 0 है तो 0 आएगा, है ना। तो कुछ चीजें नीट में आपको याद भी करनी होती हैं और वो आपका समय बचाती हैं बेटा। तो साइन थीटा का एवरेज साइन 2 थीटा का एवरेज हमेशा 0 आता है, कॉस थीटा का एवरेज कॉस 2 थीटा का एवरेज हमेशा 0 आता है, इवन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो तो उसका एवरेज भी 0 आता है, और अगर साइन स्क्वायर थीटा हो कॉस स्क्वायर थीटा हो तो एवरेज 1/2 आता है। एंड दिस इज फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल मतलब 0 से लेके 2π/ओमेगा, 0 से लेके कैपिटल T, ठीक ना। फुल साइकिल पे जब मैं ध्यान दे रहा हूं, फुल साइकिल, तो एक मन में क्वेश्चन उठता है कि सर हाफ साइकिल में आंसर क्या होता,
क्या बात है, बढ़िया सवाल पूछा तूने यार बेटा, आया था मन में ये। तूने बोला अच्छा सर देखो मैं मान गया आपकी बात कि जितना ऊपर है उतना नीचे है, कि जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो इस वजह से ऊपर का एरिया नीचे का एरिया कैंसिल होके जीरो हो गया, फुल साइकिल में आंसर जीरो है। बट फिर अगर आप हाफ साइकिल कंसीडर करो, मात्र जीरो से ये हो गया आपका पाई बाई ओमेगा, है ना, पाई बाई ओमेगा। भाई यहां तक 2 पाई बाई ओमेगा था, तो यहाँ पे आधा नहीं होगा उसका, पाई बाई ओमेगा, इसको बोलेंगे हाफ साइकिल। इसमें तो एरिया जीरो नहीं हो रहा ना। अब यहीं तक का तो एरिया लोगे, ये थोड़ी ना लोगे, यहीं तक लोगे तो ऊपर ऊपर ही है, पॉजिटिव ही है, तो कुछ तो आंसर आएगा। क्या आएगा वो देखते हैं। एवरेज करंट इन हाफ साइकिल, वही कहानी दोबारा, सेम टू सेम। क्या? इंटीग्रेशन आई डी टी, आई मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, बस लिमिट बदल गई, जीरो से पाई बाई ओमेगा, नीचे टी टू माइनस टी वन, तो पाई बाई ओमेगा माइनस जीरो, ये आ गया। अच्छा अब करते हैं इसको इंटीग्रेट, अब जल्दी हो जाएगा, एक बार तो किया ही हुआ है ना। आई नॉट आया बाहर, ओमेगा गया ऊपर, पाई गया नीचे, सही ना बेटा। पाई बाई ओमेगा को ऊपर ले जाओ, ओमेगा बाई पाई बन के मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, साइन थीटा का यानी कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आया था माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओ मेघा, और लिमिट है जीरो से पाई बाई ओ मेघा। ये ओमेगा कैंसिल हो गए, बाहर बच रहा है आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। अब चाहो तो माइनस बाहर भी निकाल सकते हो, या फिर सीधा सीधा आप लिमिट भी डाल सकते हो, है ना। मैं कहूँ तो मैं बाहर निकाल देता हूँ इस माइनस को, आपको परेशान करेगा वरना। माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, अब मैं लिमिट डालता हूँ, तो बचा सिर्फ कॉस ओमेगा टी है। पहले पाई बाई ओमेगा डालो, तो ये बनेगा कॉस ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा माइनस, अब डालो आप कॉस जीरो। मैंने माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि माइनस में बाहर निकाल चुका हूँ, तो आप सिर्फ कॉस में ही लिमिट लगा रहे हो, माइनस कॉस में नहीं लगा रहे। भाई ऐसा कह लो बेटा, ये जो माइनस है ये मैंने से यहाँ से हटाया, ठीक है ना, यहां से हटाया, बाहर निकाल दिया इसको, ठीक है, माइनस को बाहर निकाल दिया मैंने, माइनस वन, ठीक है। तो कॉस में पहले ये डाल दो, फिर ये डाल दो, अब देखो कितना आंसर आता है ना। तो बाहर एक माइनस साइन है, बाहर एक माइनस साइन है जो आपने बाहर निकाला था। अब देखो आंसर कितना आ रहा है, माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई इंटू, ये बनेगा आपका ओमेगा ओमेगा कैंसिल, कॉस पाई होता है 180, कॉस 180 होता है माइनस वन, तो अंदर आया पहले तो माइनस वन, फिर यहां पे माइनस साइन है, और फिर कॉस जीरो होता है 1, तो कॉस जीरो हो गया 1, और माइनस साइन तो था ही, तो ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, कितना बन जाएंगे माइनस टू, ये माइनस टू बाहर वाले माइनस से टकराएगा और प्लस हो जाएगा, तो 2 आई नॉट बाई पाई आंसर आएगा, ठीक है। तो एवरेज करंट इन हाफ साइकिल, ये भी आपको वैसे तो याद रखना है। अब सोचो ये थोड़ी ना करते रहोगे नीट में बैठ के, यही काम बचा है क्या, इतने में 7-8 बायो के क्वेश्चन निपटा दोगे बेटा। क्या है, 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई, रिमेंबर कर लो। इवन वोल्टेज में भी यही चीज आती है, क्योंकि वोल्टेज का भी तो यही फॉर्मूला है ना बेटा, भाई वोल्टेज का भी तो यही फॉर्मूला है, तो यहाँ पे 2 वी नॉट बाई पाई। अरे यार वोल्टेज में ये नहीं हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी, बाकी सब तो सेम ही है ना। यस, समझे बूझे। एक चीज और लिखो इसी में, अगर करंट का फुल साइकिल एवरेज निकाला जाए तो जीरो, करंट का नहीं वोल्टेज का फुल साइकिल एवरेज निकाला जाए तो जीरो, है ना। ये तब सही है जब साइन थीटा या फिर कॉस थीटा का फंक्शन दिया हो, तो ये आपको याद रखना बेटा, फुल साइकिल में जीरो, हाफ साइकिल में इतना, है ना, 2 आई नॉट बाई पाई 2 वी नॉट बाई पाई। और एक बार तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसी से कि हाफ साइकिल एवरेज कितना होता है ना, चाहे पोटेंशियल का कह लो चाहे कुछ भी कह लो, ठीक है जी, है ना। चलिए आगे बढ़े। यस, अब देखो बेटा, तुम्हें अब एवरेज निकालना आ चुका है ना। हाफ साइकिल ये जो डेराइव किया हमने अभी 2 वी नॉट बाई पाई, ठीक है ना, हाफ साइकिल। अच्छा अब मैं कोई चीज सिखाने जा रहा हूं जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है, और नीट ना अब एवरेज पूछना बंद कर चुका है कि एवरेज करंट, वो जानता है बच्चा एरिया निकालेगा बाई टाइम कर देगा, नहीं तो बच्चे को छोटा सा इंटीग्रेशन करना है, करके डिवाइडेड बाई टाइम कर देगा, हो जाएगा। एवरेज नहीं पूछते वो ज्यादा, फुल साइकिल एवरेज क्या ही पूछेंगे, जीरो ही आना है। हाफ साइकिल एवरेज क्या ही पूछेंगे, 2 आई नॉट बाई पाई, फॉर्मूला डेराइव्ड है। दे आस्क आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज। अब समझो इसको, ये आरएमएस आखिर है क्या, है ना, आरएमएस, इसका जो फुल फॉर्म है वो है रूट
मीन स्क्वायर। क्या है बेटा? रूट मीन स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, कई बच्चों के मन में सवाल होता है आरएमएस आखिर निकालते क्यों है? वाई वाई डू वी कैलकुलेट? इसका मैं आपको सबसे पहले ना रीजन देता हूं, वाई आरएमएस, है ना। फिर बताऊंगा कैसे निकालना है, हाउ बाद में देखेंगे। बट पहले नीड तो पता हो कि निकालना क्यों है, आरएमएस निकाल के मेरा क्या फायदा है ना भाई। देखो, होता ही है बेटा कि अगर आप डीसी की बात करो, यानी कि चैप्टर कौन सा, डीसी कौन सा चैप्टर बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपने पढ़ा हुआ है ना बेटा। ठीक है सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है। उसमें अगर मैं कहता हूं ना कि भाई एक मान ले रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस आर है, और उसमें बेटा तूने कुछ करंट फ्लो कराया आई, तो करंट तो हम कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पे, करंट तो वेरी नहीं कर रहा, करंट तो वेरी नहीं कर रहा है ना। तो हम बोलते हैं अच्छा अगर करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है, तो बताओ टी टाइम में कितना वो हीट जनरेट कर लेगा, या फिर आप कह लो कि ये कितना पावर जनरेट करेगा। पावर का फॉर्मूला होता है, या फिर आप चलो हीट का फॉर्मूला लिख लो सीधा, है ना। हीट कितना जनरेट किया उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई टी। पढ़ा है? पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बिल्कुल पढ़ा हुआ है सर। आई स्क्वायर आर टी, आई इज द डीसी करंट, आर इज द रेजिस्टेंस, और टी इज द टाइम, आई स्क्वायर आर इंटू टी। बट एसी में ये इतना सिंपल नक्को, एसी में इतना सिंपल नहीं है ये। देखो एसी में क्या हो जाता है, मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्पसेस दे रहा हूं। एसी में अगर आपको पावर चाहिए एवरेज वाला, कि कितना एवरेज पावर है, तो एवरेज पावर के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाया जाता है इंटीग्रल पी डी टी, है ना, डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, लिमिट टी वन से टी टू। अब भाई करंट एवरेज के लिए यही फॉर्मूला था आई डी टी, तो पावर एवरेज के लिए पी डी टी। ठीक, अब पावर किसी भी इंस्टेंट का मान लो आपको निकालना है पूरे साइकिल में, तो 0 से 2 पाई ओमेगा लिख लो। पावर किसी भी इंस्टेंट का लिखा जाता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू डी टी। अभी तक भी कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं हुई होगी, नीचे 2 पाई ओमेगा माइनस 0, कोई दिक्कत महसूस अभी तक नहीं हुई होगी, लेकिन अब दिक्कत आएगी। देखो होता क्या है, आप आगे जाके पढ़ोगे कि अगर करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, तो वोल्टेज कुछ वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है करंट और वोल्टेज में। अब तुम्हें मैं पूरा करके नहीं बता रहा क्योंकि बाद में कराऊंगा जब ये टॉपिक आएगा, बट सिर्फ इतनी सी बात बताओ मुझे कि जैसे तुम v के जगह पे ये फॉर्मूला डालोगे और i के जगह पे ये फॉर्मूला डालोगे, आसान होने वाला है इंटीग्रेशन, या थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा? काफी टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि आप v का फॉर्मूला डालेंगे ये, i का फॉर्मूला डालेंगे ये, तो v नॉट आई नॉट तो चलो बाहर आ गया, बट देन यू विल हैव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर यहां पे आपका साइन ओमेगा टी, है ना। ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसे है, एक्चुअली ब्रैकेट यहां पे है, साइन के बाहर नहीं है। तो अब फिर यहां पे फॉर्मूला लगता है साइन ए प्लस बी वाला, उसको ओपन करते हैं, फिर ये साइन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाला। उसके बाद मतलब साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप खुद सोच के देखो कि टिपिकल तो होगा। तो एसी में पावर निकालना आसान नहीं है, फिर उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके हीट निकलेगा, तब जाके हीट निकलेगा एसी में, कि भाई किसी रजिस्टर में आपने ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कर दिया, ऐसे ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, रेजिस्टेंस आर है, तो हीट डीसी में कितना आसान था, आई स्क्वायर आर टी। बट एसी में मुश्किल है, इंटीग्रेशन है, ये है वो है। लेकिन जो इसका रिजल्ट आया ना, जब इसका रिजल्ट आया, है ना, जब इसका रिजल्ट आया, उसको जब देखा गया तो लोगों ने एक बात नोटिस करी, लोगों ने एक बात नोटिस करी। क्या बात नोटिस करी मैं आपको बताता हूं। जो रिजल्ट आया ना बेटा, उसमें कुछ ऐसा सा रिजल्ट आ रहा था कि यहां पे लिखा था आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइप्स, है ना, आई नॉट स्क्वायर बाई टू टाइप्स, और फिर कुछ कुछ था। तो लोगों ने बोला मतलब आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू, है ना, हाँ, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं क्या नोटिस किया लोगों ने। लोगों ने नोटिस किया कि अगर डीसी वाले फॉर्मूले में, सुनना मेरी बात, डीसी वाले फॉर्मूले में आई को हटा के आई आरएमएस लिख दो ना, कितना लिख दो, आई, ये टाइप क्यों नहीं हो रहा ढंग से, आई को हटा के आई आरएमएस लिख दो ना, तो आई आरएमएस स्क्वायर आर टी से सेम रिजल्ट आ जाता है।
बेसिकली आई आर एम एस का फॉर्मूला अभी मैं आपको डेराइव कराऊंगा, वो आएगा आई नॉट बाई रूट टू। और इन्होंने जब पूरा इंटीग्रेट किया तो यहां पे आ रहा था आई नॉट स्क्वायर बाई टू। ओहो, इन्होंने जब पूरा इंटीग्रेट किया तो ये आ रहा था आई नॉट स्क्वायर बाई टू इंटू आर इंटू टी। तो इसको बोला गया आई आर एम एस का स्क्वायर, तो देखा गया अरे यार ये तो सही है। तो बेसिकली आरएमएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि जो लंबा चौड़ा पावर का कैलकुलेशन है एसी का, उसको ये शॉर्ट कर देता है। कहता है कि भाई साहब बस इतना काम करो, इतना काम करो कि जो आपने यहाँ पे आई लिखा था ना डीसी में, उसको आप यहाँ पे आई आरएमएस लिखो और आई आरएमएस की वैल्यू डाल दो, जो भी वैल्यू आई आरएमएस की वो डाल दो, आपको एग्जैक्टली सेम पावर मिल जाएगा या हीट मिल जाएगा। आपको इतना बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब इसको मैंने अभी आपको बताने के लिए बताया, अभी इसका पूरा डेरिवेशन आएगा जब हम पावर टॉपिक पढ़ रहे होंगे, पावर फैक्टर पढ़ रहे होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कंक्लूजन आपके लिए यह है बेटा कि आरएमएस हीट कैलकुलेशन को या पावर कैलकुलेशन को सुपर इजी बना देता है। तो अगर डीसी वाले फॉर्मूले में आई को हटा के आई आरएमएस डाल दें तो अपना सेम आंसर आ जाता है, मतलब हीट का वैल्यू सही सही कैलकुलेट हो जाता है यहां पे एसी में। ठीक है, दिस रिड्यूसेस अवर एफर्ट। ठीक है, अब इस बात का प्रूफ कि सर क्या गारंटी है कि मैं यहां पे आई आरएमएस डाल दूं तो वही हीट आएगी जो इंटीग्रेट करके आ रही थी। तो ये प्रूफ मैं आपको दूंगा जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होंगे। अभी बस आपको आइडिया देना था, अभी बस आपको एक आइडिया देना था मेरे को। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो अब आपको समझ में आ गया कि आरएमएस की नीड क्यों है। आरएमएस की नीड इसलिए है ताकि मैं डीसी वाला फॉर्मूला ही लगा पाऊं एसी के उसमें कैलकुलेशन में, और बस आई को हटा के आई आरएमएस डाल दूं, मेरे को सही आंसर मिल जाए बिना इंटीग्रेशन के। अब देखो आरएमएस निकालते कैसे हैं। आरएमएस को आप सबसे पहले ना उल्टा पढ़ो, है ना। उल्टा पढ़ने का मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया, स्क्वायर के बाद क्या किया, इसका मैंने मीन निकाला। ये क्या है बेटा, मीन। ओहो, स्क्वायर के बाद मैंने निकाला मीन के बाद इसको पढ़ो, ये क्या है, रूट। तो आरएमएस निकालने का सिंपल सा तरीका, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर लोगे, जो भी फंक्शन दिया उसका स्क्वायर लोगे, पहला स्टेप। स्क्वायर करने के बाद जो आया उसका आप मीन यानी कि एवरेज निकालोगे। एवरेज या मीन एक ही बात है। एवरेज आ गया, अब आप उसका रूट ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई साहब मेरे पास ना 3 वैल्यूज हैं, 2 है, ठीक है, एक आपका 3 है और एक आपका लेट से 4 है। मुझे नहीं पता कितना गंदा आंसर आएगा, आई डोंट नो, बट इसका मेरे को आरएमएस वैल्यू निकालना। अच्छा, एवरेज कैसे निकालते, 2 + 3 + 4 / 3, 3 ऑब्जर्वेशन है ना, तो सबको जोड़ते डिवाइडेड बाई 3 कर देते। बट आरएमएस के लिए आप जो पहला स्टेप लगाएंगे वो होगा स्क्वायर करने का। स्क्वायर करो, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9, 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16। आप पहले स्क्वायर निकालोगे। सेकेंड स्टेप, अब आप इसका एवरेज यानी कि मीन निकालोगे। मीन कैसे निकालेंगे इसका, तो 4 + 9 + 16 डिवाइडेड बाई में 3, कितना आ रहा है बेटा, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29/3, 29/3 वॉट, मीन आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या करना बेटा, रूट लेना है जो भी आंसर आया उसका, है ना। तो रूट ले लो, तो इसका रूट क्या आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा रूट 29/3, खत्म। ये करना होता है। सबसे पहले आप स्क्वायर लेंगे, उसके बाद आप मीन निकालेंगे, उसके बाद आप रूट ले लेंगे। ठीक है, डन सर, क्लियर हो गया सर। गेम के रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब देखो हमारा फंक्शन होता है ये, हमारा फंक्शन कैसा हो, ऑल्टरनेटिंग करंट जैसा हो, यही है ना। ठीक, मेरे को किसी ने बोल दिया चलते फिरते कि भाई इसका वो निकाल दे, आरएमएस निकाल दे। मैंने बोला ओ भाई इसका आरएमएस तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्या पता दिखते सिंपल हो। मैंने सबसे पहले बोला कि भाई पहला स्टेप है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर, कितना आ गया, तो ये आया आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। स्क्वायर तो आ गया, मैंने उसको बोला फोन करके कि भाई स्क्वायर तो आ गया। अब क्या करना है भाई, बोलता अब जो भी चीज आई है स्क्वायर करके उसका मीन ले लो। सेकंड स्टेप तो वही होता है। तो मैंने अच्छा मीन तो ऐसे लेते हैं ना, मीन के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं और मान लो फुल साइकिल का मीन है तो 0 से 2π/ω और फुल साइकिल में नीचे क्या आ जाएगा 2π/ω-1, ऐसे तो निकालते हो मीन।
जो भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेट किया, यहाँ पे dt लिख लो, है ना, dt छूट गया है। जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन ना स्क्वायर करने के बाद उसको इंटीग्रेट करो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा फुल साइकिल में अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। भाई 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, यही करेंगे। ठीक, मैं बोला यार अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी तो है, हाँ यहाँ पे स्क्वायर भी तो है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने बोला यार ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है यार। बट फिर याद आया कि अगर मैं आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल दूं, आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल दूं, तो जो कुछ भी बच रहा है वो क्या है, देखो वो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। ये पूरा जो कुछ भी आपने लिखा है ना, किसका एवरेज है ये एवरेज निकालने का तरीका है ना पूरा, दिस इज तरीका टू कैलकुलेट एवरेज। तो ये जो चीज आपने लिखी है ना, ये है एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज ओमेगा टी, समझे, वेयर थीटा इज ओमेगा टी। और इसकी वैल्यू मैं आपको पहले ही रटा चुका हूं 1/2। अब तुम ना थोड़ा अप्रिशिएट कर पाओगे कि सर ने कितना आसान कर दिया चीजों को, कुछ करने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू फाइंड कि भाई ये तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया ना, अंदर साइन स्क्वायर थीटा का तो एवरेज है, ये एवरेज का ही तो पार्ट होता है, ये एवरेज के फॉर्मूले में इंक्लूड होता है कि भाई इंटीग्रेट डिवाइडेड बाई ये, यही पूरा एवरेज कहलाता है। आई नॉट स्क्वायर को कोई काम नहीं, इधर उसको बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, बेदखल कर दो उसको। अब जो बचा वो किसका एवरेज है, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज है। और मैं आपको पहले ही इस सेशन में लिखवा चुका था कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज होता है 1/2। देख, याद नहीं आ रहा तो देख ले, ये देख बेटा, साइन स्क्वायर थीटा हो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा हो, दोनों का एवरेज कितना आता है 1/2। साइन थीटा कॉस थीटा का 0 आता है, साइन 2 थीटा कॉस 0 आता है, वो सब बता चुका हूं मैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भी 0 आता है, बट कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 आता है। कितना समय बचा आपका, कितना समय बचा आपका और कितना एफर्ट बच गया बेटा आपका। आपने बोला सर गजब है सर, गजब है सर, इसका एवरेज तो 1/2 हो गया, तो इसका मतलब जो सेकेंड स्टेप है यानी कि मीन निकालने वाला, उसका आंसर आ रहा है आई नॉट स्क्वायर तो रहेगा ही, और इस पूरे का क्या हो गया 1/2, है ना। तो ये एवरेज बराबर 1/2 होता है। डन, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब तीसरा स्टेप क्या है बेटा, इसका रूट लेना है ना भाई। पहले स्क्वायर लिया था, फिर मीन निकाला, फिर रूट लूंगा। इसका जैसे तुम रूट लोगे तो आई नॉट स्क्वायर का रूट आई नॉट और अपॉन 2 का रूट √2। हेंस जो आई आर एम एस आया तीनों चीजें करके, स्क्वायर मीन रूट तीनों चीजें करके, वो आया है आई नॉट अपॉन √2। ये आंसर है, आई नॉट अपॉन √2, ये आंसर है। अब आप याद रख लेना कि जब भी फंक्शन ऐसा हो, जब भी फंक्शन ऐसा हो, साइन का हो चाहे कॉस का हो, दोनों में लगेगा, तो इसका जो आरएमएस है बेटा आई आरएमएस, ओहो आई आरएमएस, ये आएगा आई नॉट बाई √2, और वी आरएमएस ये आ जाएगा आपका वी नॉट बाई √2, है ना। ठीक, डन। अच्छा, अब आपने एक सवाल सुना होगा बहुत फेमस वाला कि सेम वैल्यू पे डीसी ज्यादा खतरनाक है कि एसी ज्यादा खतरनाक है। समझाता हूं। मान लो यहां पे डीसी है और यहां पे एसी है, आपको बोला गया कि ये भी 200 वोल्ट है और ये भी 200 वोल्ट है। पहली बात, जब भी एसी में यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट में ऐसे बस वोल्टेज दे दिया और कुछ नहीं लिखा है आगे पीछे, कुछ नहीं लिखा है, खाली वोल्टेज दे दिया, तो इसको क्या ट्रीट करोगे, पीक लोगे कि आरएमएस लोगे? हमेशा आरएमएस लेना। 2021 में क्वेश्चन आया था, उसमें ऐसी था, एलसीआर सर्किट का था वो, बस ऐसे वोल्टेज लिखा था कि कैपेसिटर के अक्रॉस इतना वोल्टेज है, इंडक्टर के अक्रॉस इतना है, रेजिस्टर के अक्रॉस इतना है। उस वोल्टेज को क्या लोगे आप? 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट ऐसे दिया हुआ था, क्या लोगे? आरएमएस लोगे। तो व्हेन नथिंग इज रिटन, खाली ऐसे बोल दिया कि एसी का वोल्टेज इतना है, ऑलवेज टेक एज आरएमएस। इसको इफेक्टिव भी बोलते हैं, इफेक्टिव वोल्टेज भी बोलते हैं या इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं, और इफेक्टिव करंट ही जनरली दिया होता है। अब हाँ, अगर ऐसा लिख दिया कि पीक करंट इज 200 या पीक वोल्टेज इज 200, तब मत दिमाग लगाना कि यार ये तो आरएमएस ही होगा, तो लिखा है साफ साफ पीक है, तो काहे दिमाग लगा रहे हो भाई? अगर लिख दिया तब तो ठीक है ना, तो पीक बोल रहा तो पीक ही है ना। कुछ नहीं लिखा है तो आरएमएस लेना है, अदरवाइज वो लिख देगा कि भाई आरएमएस है, बट कुछ नहीं लिखा है तब की बात बता रहा हूं, आरएमएस लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि 200 वोल्ट डीसी, चलो ये तो 200 वोल्ट ही है इफेक्टिवली, है ना, 200 वोल्ट ही है। अब ये 200 वोल्ट आरएमएस है, आरएमएस है, तो पीक झटका जो लगेगा वो कितने का लगेगा, पीक। तो देखो हमें अभी अभी पढ़ा कि आरएमएस बराबर होता है पीक अपॉन रूट टू, वी नॉट अपॉन रूट टू। तो वी नॉट की वैल्यू पता कितनी आएगी, आरएमएस इंटू रूट टू। अरे बाप रे, आरएमएस कितना है 200 इंटू रूट टू। बेटा रूट टू होता है 1.414, ये होता है 1.414। तो 1.4 इंटू टू कितना आ गया बेटा, 14 दूनी 28, है ना। तो ये लगभग 280 वोल्ट है पीक झटका। पीक झटका जो है ना वो 280 वोल्ट के आसपास है। दिख वो 200 रहा है क्योंकि आरएमएस बता रहे हैं, लेकिन जो पीक झटका आपको लगेगा, मैक्सिमम झटका जो आपको लगेगा, मैक्सिमम वोल्टेज जो आप फील करोगे वो 280। तो ज्यादा खतरनाक कौन हुआ, सेम वैल्यू पे, ये सेम ये सेम, देख रहे हो 200 200 था दोनों, बट जो पीक झटका है वो छुपा हुआ है अंदर, कितना है 280। तो AC इज मोर डेंजरस देन DC एट सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, है ना। तो AC ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना, AC ज्यादा खतरनाक है सेम वोल्टेज पे, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, याद रखना, है ना। इंडिया में जनरली जो आरएमएस होता है 220 वोल्ट का होता है, 5 एम्पियर 15 एम्पियर दोनों टाइप के सॉकेट्स होते हैं, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है आपका डिवाइस उसके बेसिस पे। और जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो 50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, है ना। चलिए लेट्स मूव अहेड। अब बस थोड़ा सा अब क्वेश्चन ही बचे हैं बेसिकली। अच्छा देखो, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी गिव्स द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डीसी दैट कैन प्रोड्यूस सेम हीट इन सेम ड्यूरेशन इन अ रजिस्टर। भाई बताया मैंने, मतलब इसको कहने का तरीका हिंदी में ये है कि भाई जो डीसी का फॉर्मूला है I²RT, इससे आप हीट निकाल सकते हो कि डायरेक्ट करंट ने कितना हीट प्रोड्यूस किया। लेकिन अगर आपको एसी का हीट निकालना है तो पूरा इंटीग्रेशन है, लेकिन उस इंटीग्रेशन से अगर बचना है तो इतना कर लो कि आई के जगह पे, इसी फॉर्मूले में आई के जगह पे IRMS डाल दो, जो भी एसी का IRMS है, इसको डाल के आप निकाल पाओगे कितना हीट जनरेट हुआ है, इंटीग्रेशन से आप बच जाओगे। इसीलिए आरएमएस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एसी के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। ये समझाता हूं ये क्या है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विल नॉट वर्क विथ एसी। ऐसा क्या हुआ, देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिससे आप अमीटर बना लेते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वो कैसे काम करता है। मैग्नेट होते हैं बेटा, हॉर्स शू मैग्नेट्स होते हैं, है ना। मैं अभी नॉर्मल बना रहा हूं, और बीच में ऐसे बेटा एक कॉइल होता है ना। कॉइल जो है सिलेंडर के अराउंड रैप्ड होता है, एक सिलेंडर है यहाँ पे, ठीक है ना, उसके अराउंड पूरा रैप किया हुआ एक कॉइल को, ठीक है ना। और यहां से फिर जो भी एक करंट वरेंट आता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, यहां से करंट आया, आपने इसमें करंट फ्लो कराया, ये करंट इसमें फ्लो हुआ, ऐसे पूरे लूप में एक करंट आ गया, है ना। करंट के आने से एक मैग्नेटिक मोमेंट आया, और मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट ने लगा ही रखा था। तो किसी मैग्नेटिक मोमेंट m को जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड b में रखते हो तो टॉर्क लगता है। तो करंट के आने से मैग्नेटिक मोमेंट आया, मैग्नेटिक फील्ड है ही, एक टॉर्क लगा, टॉर्क से घूम जाता है, घूमता है तो निडल घूम जाती है। उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं कि भाई कितना घूमने पे कितना करंट होना चाहिए, उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं और हमको करंट की वैल्यू मिल जाती है। करंट को हम डिटेक्ट कर पाते हैं MCG से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। बट सोचो अगर तुमने इसमें AC भेजा तो AC ना ऐसे आएगा, ट्विंग ट्विंग, एक साइकिल में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर एक साइकिल में निकाला जाए कि कितना करंट था तो 0 आएगा। तो ये लूप क्या बोलेगा कि जब करंट पॉजिटिव था तो मेरे में टॉर्क मान लो ऐसे लगा, मैं ऐसे घूम गया, फिर दूसरे में करंट नेगेटिव हो गया तो टॉर्क की डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि m की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो फिर से ऐसे घूम गया, तो निडल वहीं की वहीं रहेगी। भाई निडल थोड़ी देर के लिए ऐसे जाके ऐसे तुरंत, भाई करंट कितना तेजी से चेंज हो रहा होगा, 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं पर सेकंड। तो एक सेकंड में करंट 100 बार 0 हो रहा है, 100 बार 0 हो रहा है एक सेकंड में। तो जो एक सेकंड में क्या क्या करके बेचारा पागल हो जाएगा, करूं क्या करूं मैं, इधर जाऊं पागल हो जाएगा, और फाइनल आंसर तेरे को 0 देगा, क्योंकि एवरेज तो 0 है एसी में। तो इसलिए MCG यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन नॉट मेजर AC, फेल हो गया ये AC में। तो AC के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उसमें कुछ हमने AC करंट फ्लो कराया, अब इससे कुछ हीट जनरेट होगी बेटा,
हीट जनरेट होगी, वो हम पता कर लेंगे कितनी हीट जनरेट हुई। अब हीट जनरेटेड का एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर, आई आर एम एस ले लो, इंटू आर इंटू टी। अब देख बेटा रेजिस्टेंस मैंने लगाया, मेरे को पता है, टाइम मैंने नोट कर लिया, हीट मैंने देख लिया कितना आई है, तो आई आर एम एस यहां से निकाल लूंगा, आई आर एम एस यहां से निकाल लूंगा। अच्छा, ये आप डीसी में भी लगा सकते हो, डीसी में क्या दिक्कत है, डीसी क्या बोलेगा, मैं हीट प्रोड्यूस नहीं करूंगा, वो भी कर देगा। तो ये जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रिंसिपल किस पे काम करते हैं, हीटिंग पे, ये एसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बट दे कैन और दे मे वर्क फॉर एसी एज, सॉरी डीसी, एसी के लिए तो है ही वो, बट डीसी एज वेल, ये डीसी में भी चलेगा। तो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट कहता है कि चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, मैं सबको मेजर कर लूंगा भाई। बट डीसी करंट कहता है ना कि मैं तेरे पास क्यों आऊं, तेरे पास अपना हीट जनरेट करवा के एनर्जी लॉस करवाऊं, तब जाके मेरे को आंसर मिलेगा, खर्चीला काम है। तो बोलता है मेरे पास एमसीजी है भाई, मैं इसी के साथ खुश हूं। तो डीसी के लिए ये चलेगा, एसी के लिए नहीं चलेगा। तो डीसी यहां पे खुश है, डीसी बोल रहा है ठीक है एमसीजी है ना, मूविंग कॉइल जनरेटर, मेरा काम हो गया। बट यहां पे दोनों ऑप्शन ओपन है इसके साथ, हीटिंग डिवाइसेस के साथ, कि भाई अगर एसी है तो उसका भी वैल्यू मिल जाएगा तुमको, डीसी है उसका भी वैल्यू मिल जाएगा। डीसी भी आप फ्लो कराओगे तो इट विल जनरेट सम हीट, आपको पता चल गया कितना हीट है, आई स्क्वायर आरटी में रख दोगे, आई आ जाएगा, है ना। तो डीसी एसी दोनों के लिए काम कर जाता है, ठीक है। चलो बेटा अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, अब कुछ पढ़ाने को नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरएमएस निकालना है, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल V है, T/2 टाइम है, और यहां पे T है। मतलब देखो एक साइकिल कहां तक कंप्लीट हो रहा है, यहां से चला 0 टाइम से डुक 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 डुक, फिर नीचे आया, वोल्टेज 0 हो गया, यहां पे आप देखोगे ना तो एक साइकिल कंप्लीट है, एक साइकिल अपना बेटा कंप्लीट है, ठीक है। अब आप बोलोगे अच्छा, मेरे को इसका आरएमएस चाहिए। तो आरएमएस के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है बेटा, स्क्वायर लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, जो स्क्वायर आया उसका मीन निकालते हैं। तीसरा स्टेप क्या है बच्चे, हम उसका रूट ले लेते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर लूं, v का स्क्वायर लूं, तो सोचो ये v0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर के बाद v0 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये v0 का स्क्वायर बन गया। ये तो बेटा देखो यहां से यहां तक तो पोटेंशियल 0 था, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं भाई, हाफ टाइम तक जो वोल्टेज v0 था उसका स्क्वायर क्या आएगा, v0 स्क्वायर। इट्स लाइक यू हैव टू वैल्यूज, v0 और 0, तो v0 का स्क्वायर v0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर आ गया। अब दो वैल्यूज हैं v0 स्क्वायर और 0, तो इनका एवरेज कितना आएगा, तो आप बोलोगे एवरेज आएगा, मीन आएगा v0 स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। या फिर एवरेज आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर एवरेज के लिए आपने पढ़ाया था ना कि भाई टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम, वैसे भी निकाल सकते हो। देखो ये v0 स्क्वायर बन चुका है, v0 स्क्वायर बन चुका है, और ये आपका 0 है यहाँ तक t तक, और यहाँ तक t/2 है, तो एरिया कितना आएगा इसका पूरे का, मीन ऐसे निकालते हैं ना, एरिया अपॉन टाइम, एरिया कितना आएगा, तो हाइट है v0 स्क्वायर और विड्थ है t/2, तो एरिया आ जाएगा v0 स्क्वायर इंटू t/2। इसके अंडर कितना एरिया, यहाँ तक 0, कोई एरिया नहीं है, तो वहां का एरिया 0 हो गया, क्योंकि वहां पे वोल्टेज ही 0 है। डिवाइडेड बाई में आप लिखोगे टोटल टाइम, तो 0 से t हो गया, t और t कैंसिल हुए, देखो वही तो आ रहा है v0 स्क्वायर बाई 2, वहां से भी वही आ रहा है v0 स्क्वायर बाई 2। तो या तो बेटा एरिया निकाल के डिवाइडेड बाई कर ले, या दो ही वैल्यूज है तेरे पास ये और ये, तो दोनों को जोड़ दे, डिवाइडेड बाई 2 कर दे, एक ही बात है। तो बेटा मीन आया v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसका रूट ले लो लास्ट में, तो कितना आ जाएगा, v0 बाई रूट 2। अब बच्चे बोलेंगे सर इतना क्यों कर रहे हो, आपने अभी पढ़ाया तो था फॉर्मूला v0 बाई रूट 2, लगाओ सीधा। तो बेटा ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि यहां पे v0 बाई रूट 2 आया। ऐसे सवालों में हर बार नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि v0 बाई रूट 2 आपने जो डेराइव किया है, अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपने I0 साइन ओमेगा टी के लिए किया है, जो कि I0 कॉस ओमेगा टी के लिए भी वैलिड है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज दोनों 1/2 होता है। तो चाहे फंक्शन साइन थीटा का हो चाहे कॉस थीटा का हो, v0 बाई रूट 2 आता है। यहां पे आया कोइंसिडेंस है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं ना, देखो मैंने बोला कि भाई करंट ऐसे वेरी कर रहा है, देखो करंट ऐसे वेरी कर रहा है, यहां पे 10 था, ठीक है, फिर यहां पे 10 था, ऐसे ये टाइप कैपिटल टी टाइम है, यहां पे -10, 10 और -10, मतलब हाइट बराबर कर लो यार, बड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है, कोई नहीं यार, मैंने ऐसे ही रफली बना दिया था, कोई नहीं, थोड़ा आप इमोशनल हो जाते हो, देखो ऐसे कर लो,
ये 10 है तो ये कितना बेटा -10 है। ये आपका टाइम t है, ये आपका टाइम t/2 है, 10 और -10। अब आप बोलोगे कि अगर उस लॉजिक से चलोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 10/√2। भाई पीक वोल्टेज, पीक करंट 10 हो गया है ना, पीक करंट आपका 10 हो गया। आप बोलोगे 10/√2 लगा दो, बट 10/√2 गलत है, इसका आंसर आता है 10। तो इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे भले ही एक तुक्का लग गया कि यार V0/√2 तो याद था मेरे को, मैंने लगाया आंसर आ गया मेरा, मेरे को तो याद था, तुक्का लग गया गलती से कि इसका आंसर वही आ गया गलती से, कोइंसिडेंस है। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, देखो कैसे। पहले आप स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर यानी कि 100, -10 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। भाई इसका भी स्क्वायर 100 आ रहा है, उसका भी स्क्वायर 100 ही तो आ रहा है, -10 का स्क्वायर भी 100 ही तो होता है। स्क्वायर हो गया दोनों का 100 और 100 स्क्वायर करने के बाद। अब तुम निकालोगे बेटा एवरेज, एवरेज में क्या करोगे, जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, तो 100 + 100 200/2 कितना है, वो भी 100 आ गया। 100 और 100 का एवरेज 100 ही तो आएगा भाई, तो 100 + 100/2 100 ही आया। अब तुम निकालोगे उसका रूट, तो रूट 100 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। देखा, आंसर 10/√2 नहीं है, आंसर 10 है। तो हमेशा आंसर I0/√2 नहीं होता RMS का, है ना। तो एक चीज लिख लो कॉपी में कि जब I बराबर I0 sin ωt हो या फिर I बराबर I0 cos ωt हो, तभी IRMS आप लिख सकते हो I0/√2। अदरवाइज प्रॉपरली निकाल के देखना है कि कितना आंसर है। तरीका आपको पता है, पहले स्क्वायर, फिर उसका मीन, फिर उसका रूट, है ना। बट इन दोनों में सेम आता है, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा करोगे स्क्वायर में, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा करोगे। अब साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज भी 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज भी 1/2, इसलिए 1/2 फिर लास्ट में रूट लिया तो 1/√2 बन जाता है। बुझे। चलो अब करते हैं कुछ सवाल। चलो भाई फटाफट, ठीक है, स्पीड में। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, देखो पहला ही क्वेश्चन अच्छा है भाई। देखो, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी विच व्हेन पास्ड थ्रू अ रजिस्टर। देखो एक रजिस्टर है, इसमें मैंने एसी का आरएमएस वैल्यू कुछ तो पास करवाया, प्रोड्यूसेस हीट विच इज थ्राइस ऑफ दैट प्रोड्यूस बाय अ डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो अब यहां पे मैंने लिखा डायरेक्ट करंट डीसी, ये क्या था एसी। जब डायरेक्ट करंट में मैं 2 एम्पियर प्रोड्यूस कराता हूं तो हीट जो एसी में मिला वो 3 गुना है हीट जो डीसी में मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। भाई कितना आरएमएस करंट फ्लो कराएं कि एसी में जो हीट मिल रहा है वो 3 गुना, थ्राइस है 3 गुना डीसी के, और डीसी का करंट आपको गिवन है 2 एम्पियर। मैंने बोला बहुत सिंपल है। देखो एसी के लिए आप जानते हैं फॉर्मूले में, जैसे डीसी का मान लो, पहले डीसी का लिख लो, 3 इंटू डीसी का क्या फॉर्मूला होता है हीट का, तो होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। लेकिन एसी में आप आई के जगह पे क्या लिखेंगे, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू टी, ठीक है, आर इंटू टी। तो आर इंटू टी तो कैंसिल ही हो गए, ठीक है बेटा। तो ये आया आई स्क्वायर आर एम एस बराबर 3 इंटू आई डीसी वाला कितना दिया, 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका 12। तो बेटा आई आर एम एस आ रहा है आपका √12 विच विल बी अराउंड 3.46। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो 3 और 4 के बीच में तो आएगा √12। भाई 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 4 का स्क्वायर सीधा 16 हो गया, तो √12 किसके किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा, तो पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, 3.46, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पीक वैल्यू कितना है बताइए इस इक्वेशन में। अच्छा पीक वैल्यू दिया है 10 वोल्ट, पूछ क्या रहा है फिर, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अरे यार कुछ बड़ी बात नहीं, देखो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ये है, ये इंस्टेंटेनियस है बराबर, ये पीक है, पीक कितना बोल रहा है 10 इंटू कॉस ओमेगा इंटू टी, टी कितना दिया हुआ है 1/600। बस इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो E बराबर 10 इंटू कॉस, अच्छा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं सॉरी, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं ओमेगा को 2πf, और f दिया हुआ है ना, f देखो दिया हुआ है ना, तो ओमेगा को आप लिख लो 2πf, f दिया है 50, ये देखो 50 हर्ट्ज, डिवाइडेड में आ गया 600, है ना। तो ये 5 ये हो गया 100, राइट, 100
50 इंटू 200, नीचे 600, तो ये आएगा π/6। तो E बराबर 10 cos π/6। π/6 रेडियन मतलब डिग्री में कितना, 30। पाई मतलब 180 होता है ना, 180/6, 6×18, 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, खत्म हो गया। cos π/6 मतलब cos 30, तो cos 30 होता है बेटा √3/2, तो 2 5 जा, आंसर है 5√3। ठीक है, ये वाला आंसर है। डन बेटा, डन बेटा, डन बेटा, डन बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन। ये हो चुका था क्या? अच्छा, ये कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, डन। करंट इन द सर्किट इज 3 + 4 sin ओमेगा टी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट मतलब आरएमएस। इफेक्टिव बोलेगा तो आरएमएस। तो देखो I बराबर 3 + 4 क्या था, sin ओमेगा टी। अब इसका मेरे को आरएमएस निकालना है। बताओ कैसे कैसे करोगे? सबसे पहले आप स्क्वायर लोगे, स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab। तो a² यानी कि 3 3 जा 9 प्लस b² यानी कि 4 4 जा 16 sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab यानी कि 4 3 12 दूनी 24 ab है ना, तो इंटू साइन ओमेगा टी। अब ये हो गया I²। अब इसका एवरेज निकालना है ना भाई। अब इसका मेरे को एवरेज निकालना है। सोचो 9 का जब तुम एवरेज निकालोगे तो 9 का एवरेज 9 ही आएगा, ठीक, प्लस 16 इंटू इसका एवरेज तुम निकालोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, 16 तो बाहर आ गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, 1/2। पढ़ा है बेटा? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज होता है 1/2, तो ये 1/2 हो गया, प्लस 24 बाहर आया। साइन थीटा का एवरेज कितना होता है, 0। साइन थीटा साइन 2 थीटा 0, एवरेज बता रहा हूं। कॉस थीटा कॉस 2 थीटा 0, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 0, साइन स्क्वायर थीटा 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा 1/2। एवरेज की बात चल रही है। तो अब जो कांस्टेंट वैल्यू 9, उसका एवरेज तो 9 ही रहेगा, वो तो 9 ही है। 16 बाहर आया, साइन स्क्वायर थीटा का 1/2 और इसका 0। देखा कितना काम का चीज है जो मैंने आपको याद करवा दिया है ना। अब ये बना 9 + 8 कितना आ गया, 17। अब ये आया मेरा आई का स्क्वायर। तो दो चीजें हो गई, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का मैंने एवरेज निकाल लिया, ये एवरेज है। अब तीसरी चीज क्या होती है बेटा, रूट लेना, तभी तो आरएमएस मिलेगा। तो √17 आंसर है ना भाई, √17 आंसर है। पहले मैंने स्क्वायर किया पूरे का, a + b का होल स्क्वायर किया, पूरा आंसर आया एक। फिर मैंने एवरेज निकाला, एवरेज में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1/2, एवरेज में साइन थीटा की जगह पे 0। डन। चलिए, अच्छा क्वेश्चन और उससे भी अच्छा सॉल्यूशन। देखो, एसी मीटर्स कैन मेजर डीसी ऑल्सो। मेरे को क्या बताना है, इनकरेक्ट। मैंने अभी समझाया था एसी मीटर हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है और हीटिंग इफेक्ट दोनों को मेजर कर सकता है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। तो ये करेक्ट है, करेक्ट है। तो ए मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मुझे तो इनकरेक्ट चाहिए। जहां भी ए है उनको हटा दो। यहां ए दिख रहा है, नहीं हो सकता। ए दिख रहा है, नहीं हो सकता क्योंकि ए करेक्ट है, मेरे को तो इनकरेक्ट बताना है। अब या तो आंसर ये वाला है या तो ये वाला है। अच्छा, और पढ़ देते हैं, जैसे कि ये वाला देखो, एसी मीटर रीड्स आरएमएस वैल्यू ऑफ अ करंट। बताओ सही है कि गलत है बेटा? एसी मीटर आरएमएस वैल्यू को रीड करता है ना, सही बात है ना। हाँ, तो डी सही है सर, डी सही है सर, बिल्कुल डी सही है। तो मेरा आंसर नहीं हो सकता वो, इसलिए सी इज नॉट द राइट ऑप्शन। मेरे को इनकरेक्ट ढूंढना है। अब पक्की बात है कि आंसर बी आएगा, यानी कि ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन पक्का इनकरेक्ट होंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन बच रहा है। एलिमिनेशन अप्रोच, ये एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ए करेक्ट था, तो करेक्ट तो नहीं हो सकता ना, करेक्ट वाला नहीं है ना आंसर, करेक्ट था तो खत्म। डी भी करेक्ट लग रहा है, ये भी खत्म। तो अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता है, मान लो बी और सी आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो क्या लिखा है, तो अभी आप सही आंसर कर सकते हो। ये ब्यूटी है बेटा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस का, डिफिकल्ट नहीं होते बल्कि आसान हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। सी पढ़ते हैं, देखो, एसी डीसी मीटर्स आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। गलत बात है, ये गलत क्यों है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि जो एसी मीटर है ना, एसी मीटर है ना, वो हीटिंग पे बेस्ड है। लेकिन जो डीसी मीटर है ना बेटा, ये तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं डीसी मीटर। हालांकि आप एसी मीटर से डीसी को मेजर कर सकते हो, बना डीसी के लिए नहीं है, वो कर सकते हो, अलग बात है। लेकिन डीसी मीटर बना कौन है, एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। तो उसको आप एमसीजी बोलेंगे, हेंस इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बी ऑप्शन देखो, एसी मीटर मेजर्स डीसी। अगर एसी मीटर ने डीसी को मेजर किया तो स्केल जो है लीनियर और यूनिफॉर्म होगा, गलत बात है।
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा हीटिंग इफेक्ट में, कि जितना आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है ना वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये लीनियर वेरिएशन नहीं होता है ना, लीनियर वेरिएशन नहीं होता है। मतलब आई अगर डबल होगा ना, आई अगर डबल हो गया ना, तो थीटा यानी कि डिफ्लेक्शन आपको 4 गुना मिलेगा। देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, है ना, इसलिए ये भी गलत है, तो बी गलत है, सी गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते आइए। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आरएमएस निकालना है, बताओ क्या आंसर है। क्या इक्वेशन दिया देखो, I1 cos ओमेगा टी, I2 sin ओमेगा टी, आरएमएस बताओ, है ना। देखो तो करंट का इक्वेशन है I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर, आई स्क्वायर, तो इस पूरे का आप क्या ले लोगे, स्क्वायर ले लोगे, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या देगा, a स्क्वायर यानी कि I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर यानी कि बेटा I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab, तो 2I1 I2 और फिर कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। पहला स्टेप डन हो गया। अब निकालेंगे हम लोग इसका मीन, मीन यानी कि बेटा एवरेज। तो एवरेज जब आप निकालोगे इसका एवरेज निकालोगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 पढ़ाया है मैंने, तो I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज, बोलो 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 1/2, तो ये भी आ गया I2 स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एवरेज 0। अब समझ में आ रहा है, जो मैंने 4 फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं एवरेज के, वो आपका कितना समय बचा सकते हैं। नहीं तो तुम क्या करते अभी तुम क्या करते, अभी तुम लिखते इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन T2 माइनस T1, फिर 0 से 2 पाई ओमेगा की लिमिट लगाते, फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को एक फंक्शन में तोड़ते कॉस 2 थीटा माइनस 1/2 वाले में, फिर वहां से तुम कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट करते, 1 को इंटीग्रेट करते, लिमिट डालते, भोर हो जाती है ना, सुबह पनवेल भी तो निकलना है, तो बहुत टाइम लग जाता। इसलिए बहुत हैंडी हो जाता है जब आप इसको याद कर लें कि जहां भी कॉस स्क्वायर थीटा दिखे 1/2, साइन स्क्वायर थीटा दिखे 1/2, एवरेज फुल साइकिल का, कॉस थीटा साइन थीटा दिखे 0। अब आंसर आ जाएगा। देखो लास्ट स्टेप, अब ये मीन आया, अब इसका रूट ले लेंगे, है ना, अब इसका रूट ले लेंगे। तो इसका जब मैं पूरे का रूट लूंगा बेटा, देखो 2 तो कॉमन है ना दोनों में, ऊपर आ रहा है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट, रूट यानी कि 1/2 अपॉन नीचे 2 कॉमन है तो √2, ठीक है भाई। देखो कौन सा आंसर है, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर की पावर में 1/2 डिवाइडेड बाई √2, डन एंड डस्टेड, ठीक है। चलिए ये हो चुका है क्वेश्चन अपना, है ना, डिस्कस कर लिया था इसको हमने, राइट। यहाँ पे 120 देख के डरना नहीं है, सोचना नहीं कि 120 ही आंसर है, इसको पहले कन्वर्ट करना है, साइन थीटा कॉस थीटा को किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा बाई 2 में, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हो ही गया, 7वां, है ना। AC मेन सप्लाई इज 220, व्हाट वुड बी द एवरेज EMF ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ साइकिल का एवरेज 2V0 अपॉन पाई होता है। अब 220 क्या है, मैंने क्या बोला था, अगर कुछ नहीं लिखा है कि क्या है तो क्या है वो, RMS है। देखो कुछ नहीं लिखा है, बस बोला AC मेन सप्लाई, बस, तो AC मेन सप्लाई लिखेगा ना तो वो RMS है। अब तुम यहां 220 डाल दोगे ना बेटा, गलत आंसर आ जाएगा। तो देखो RMS बराबर V0 बाई √2 होता है, यानी कि V0 होगा आपका RMS इंटू √2। तो यहां पे क्या वैल्यू आएगी पता है, 2 के अलावा क्या वैल्यू आएगी, V0 को हम लिखेंगे RMS इंटू √2, RMS कितना है 220 इंटू √2 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। अब ये 2 इंटू √2 कितना आएगा, 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 1.4, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो 22/7 भी लिख सकते हो, है ना, शायद थोड़ा और आसान हो जाए, 22/7 लिख लो पाई को, तो 7 ऊपर चला गया, हाँ थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, है ना। अब देखो 10 दूनी 20, 20 इंटू 7 कितना हो गया बेटा 140, अब 140 इंटू √2 यानी कि 140 इंटू 1.4, अच्छा 1.4 इंटू 1.4 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो आपका आंसर आना चाहिए कुछ 196 के आसपास, विच इज ए ऑप्शन, 14 का स्क्वायर इज 196, है ना, तो सीधा सीधा आंसर आ गया, स्मार्ट कैलकुलेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
हॉट वायर अमीटर मेजर्स एसी करंट, लेकिन 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 ध्यान से सुनना, ये नहीं बोल रहा कि हॉट वायर अमीटर किसके लिए बनाया गया, ये बोल रहा है किसको किसको मेजर कर सकता है। तो मैंने बताया था ना, एसी मीटर जो है वो बना तो एसी के लिए है, बट वो डीसी को भी मेजर कर सकता है। तो आंसर क्या आएगा? बोथ। सही है, दोनों को मेजर कर सकता है वो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया 50 हर्ट्ज। फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट व्हाट इज द आरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट? तो बेटा देख, कॉस हो चाहे साइन हो, आरएमएस क्या लिखेंगे? आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू। और पीक क्या है? आई नॉट, तो आई नॉट, ठीक है ना, हो गया खत्म, ठीक है। तो आज के सेशन को आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा बेटा। और आज हमने पूरा एसी का जो बेसिक्स होता है, सारा का सारा बेसिक्स आज हमने खत्म कर दिया है बच्चों। ये था लेक्चर नंबर 1। इसमें हमने आरएमएस, पीक, है ना, एवरेज, सब कुछ बढ़िया से सीखा है। और हर टाइप का पॉसिबल सवाल जो आ सकता है एग्जाम में वो डिस्कस कर लिया है। अब बेटा आप एक चीज ध्यान रखना, एमवी सैट के लिए अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, है ना। स्कॉलरशिप टेस्ट है। और बेटा ये मंथन 3.0 आ चुका है ना, मंथन 3.0 आ चुका है। और इसके साथ एक कॉम्बो है बेटा NYTS 2.0 का, है ना, काफी कम प्राइस में है। तो इसको आप डेफिनेटली ज्वाइन करके अपनी अच्छी तैयारी शुरू कर सकते हैं, राइट। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।